हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता का डेरिवेशन। अब तक की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है? कूलाम का नियम और अक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता। अब हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता। देखिए, हम चित्र बनाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करते जाएंगे। थ्योरी हम बोलते जाएंगे, तो आप लिखना चाहो तो थ्योरी खुद से लिखते जाओगे। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता यानी क्या कह रहा है वो निरक्ष। पहले अक्षीय स्थिति में क्या था तो अपन किसके बना देते, इसी जैसे ये अक्ष है, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अक्षीय स्थिति में क्या देता था, इसी अक्ष के अकॉर्डिंग बनाते थे। अब क्या था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता अपन निकालने तो बिल्कुल अक्ष के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, अक्ष के जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि भैया लो वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनता था हमारा, दो आवेशों, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। तो हमने ले लिया एक माइनस क्यू आवेश, एक ले लिया प्लस क्यू आवेश। हमने माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो हमने एक द्विध्रुव मान लिया ए बी। इस द्विध्रुव को हमने नाम क्या दे दिया, ए और बी। आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश में से मिलकर बना है, जिसकी अति अल्प लंबाई कितनी है, इसकी अति अल्प लंबाई हमने मान ली कि हमारी इसकी अति अल्प लंबाई 2l है, तो हमने इसकी अति अल्प लंबाई 2l दे दी। अब ऐसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था कि द्विध्रुव माना था, नहीं माना था, हाँ माना था। क्या माना था हमने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी अति अल्प लंबाई 2l है। फिर हमने अक्षीय स्थिति में क्या किया था, द्विध्रुव का एक लिया था मध्य बिंदु, इसको नाम क्या दिया था, ओ। तो इसमें भी हमने ले लिया द्विध्रुव का मध्य बिंदु, नाम दे दिया ओ। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अब अक्ष स्थिति में चले थे हम इस साइड r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P, इसमें चलेंगे ऊपर की साइड, इसमें चल रहे ऊपर की साइड r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ से मिला देंगे इसको, डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे पूरा। तो क्या बोलोगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लो, ये बिंदु P स्थित है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर दूरी चले, r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या नाम माना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अति अल्प लंबाई 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे अक्षीय स्थिति में दो रहती थी, E2 और E1, तो यहाँ पे ऐसी भी रहेगी। माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हो जाती है E2, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हो जाती है, क्योंकि प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे तो दूर को जाएगी, वो हो जाती है E1। वो हमने लिख दी इसको E1। ठीक, अब जो हमारे बिंदु P पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। तो हमने इसको लंबवत घटक और क्षैतिज घटक में विभाजित कर देते हैं। ये हमारी लंबवत घटक में विभाजित हो गई और ये हमारी क्षैतिज घटक में विभाजित हो गई। ठीक, तो बिंदु P पर आप क्या बोल सकते हो कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित हो जाती है। एक तो होता है हमारा लंबवत घटक, दूसरा होता है क्षैतिज घटक। लीजिए, ये हमारा लंबवत घटक हो गया, ये लंबवत घटक में विभाजित हो गई। ठीक, अब हम करेंगे डेरिवेशन। और जी हमारे क्षैतिज घटक, तो लंबवत घटक हो जाते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं E1 cos थीटा, और दूसरे लंबवत घटक को नाम दे देते हैं E2 cos थीटा। और जो हमारे क्षैतिज वो सॉरी जी कैसे होती है इस साइड की क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक को नाम दे देते हैं E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। और लंबवत घटक को जो हम नाम दे देते हैं वो देते हैं E1 sin थीटा। तो जो हमारे यहाँ से यहाँ तक लंबवत घटक, इसको नाम दे देंगे E1 sin थीटा। जो नीचे वाला E2 है तो इसको दे देंगे E2 sin थीटा, ऊपर वाला E1 है तो इसको दे देंगे E1 sin थीटा। अब देखो, ये हमारा बिंदु P है, इससे अगर इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे तो क्या ये कभी मिल पाएंगे नहीं, तो एक दूसरे से जाते जाते एक समय क्या हो जाएंगे, शून्य। तो जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, शून्य। और ये भी इसी साइड जा रहा है जैसे हमने कहा, और ए भी इसी साइड जा रहा है, तो एक ना एक पॉइंट पर ये दोनों आके मिल जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे कि जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित हो जाती है। एक लंबवत घटक E1 sin थीटा और दूसरा लंबवत घटक E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और दूसरा क्षैतिज घटक E2 cos थीटा। अब दोनों लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण ये जीरो हो जाते हैं, और क्षैतिज घटक दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं।
आप क्या लिखोगे, अतः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कैपिटल ई बराबर E1 प्लस E2। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगी। अब ई और E1 का मान रख दो, अतः ई बराबर कितना हो जाएगा, हमें पता है E1 का मान कितना होता था, E1 बराबर क्या लिखते थे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 बराबर मान निकाल लो पहले, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। अभी आर का मान तो यहाँ पे निकला नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालेंगे इसमें, आर का मान। जैसे कि हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें इस साइड का इतना पल्ला मुंद के इतना त्रिभुज उठा लिया आपने, इतना मुंद लिया, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अब आर का मान ये वाला है, ये एक इतनी दूरी जाए इतनी दूरी, अगर यहाँ का आर का मान निकल आया तो यहाँ का ऑटोमेटिक निकल आएगा। तुम्हें पता है यहाँ तक की दूरी लंबाई पूरी कितनी है, यहाँ तक की पूरी लंबाई है 2L, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी L, आधी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी L, इसकी यह लंबाई कितनी हो गई L, और यहाँ तक की दूरी कितनी इसमें R। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाने को क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है इसमें, कर्ण का मान तो है नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो कहते हैं, लंब का मान कितना है आर स्क्वायर प्लस आधार का मान एल स्क्वायर। तो कर्ण के बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारा मान आ गया। दूरी कितनी आ गई हमारी, अंडर रूट में यहाँ से यहाँ तक की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हम दूरी रख देंगे। ठीक, तो क्यू अपॉन आर का मान कितना जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 का मान आ गया। इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, E2 का। E2 का मान निकालोगे तो क्या जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो कहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो कहते हो क्यू अपॉन। अब इसी प्रकार से इतना ही दूरी जे है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतना ही मान इसका हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों E1 और E2 को तुम्हें पता है, क्योंकि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे, तो E1 E2 और देखो cos थीटा भी साथ में लगे तो cos थीटा भी जुड़ जाएंगे। तो अतः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ना लिख के हम लिख सकते पूरा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, पूरा एक ही बार में जोड़ दो, बाद में cos थीटा लगाने से अच्छा है। ठीक, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 का यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे E1 का मान रख दीजिए और यहाँ पे E2 का मान रख दीजिए। तो अतः E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का जो भी हमने मान निकाला वो रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या है हमारा cos थीटा, यहाँ पे लगा दिया जो कहते हैं cos थीटा प्लस लगा दिया। फिर E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या है cos थीटा, हमने क्या रख दिया यहाँ पे भी cos थीटा। अब देखो ध्यान से cos थीटा देखो, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन भी सेम है, ये भी सेम है, एक जे भी सेम है, एक जे भी सेम है, cos थीटा सेम है। जैसे मान लो हमने जे लिखा है, मान लो पूरा 2x, ये लिखा है 2x, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 2 4x। उसी प्रकार से एक पूरा ये है, मान लो एक है, एक m और ये लिखा है, इसको मान लो n, इसको मान लो o, एक MNO जे लिखा और एक MNO पूरा मान लो जे लिखा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2MNO। इसी प्रकार से पूरा ये जुड़ के कितना हो जाएगा, E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा, इतने हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे cos थीटा का मान रखने के लिए cos थीटा का मान, तो हमने जो लगाया था cos थीटा बराबर क्या होता था हमारा, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। इससे निकाल सकते हैं आपके जिस साइन का जो cos का यानी BYH, ये BYH इंग्लिश में लिख सकते। तो cos थीटा बराबर आधार का मान कितना है, आधार का मान L है और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा cos थीटा का मान आ गया। अब हम ये cos थीटा का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले में,
तो कॉस थीटा का मान रख दोगे तो कितना आएगा, बाकी तो पूरा सेम टू सेम रहेगा। कॉस थीटा का मान क्या जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो कहता हूँ क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को जब हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं किसी की 1/2, और इसके ऊपर पावर चढ़ी है तो इसके ऊपर पावर को भी जी 2 की घात लगी है तो इस 2 की घात, क्योंकि जब भी किसी अंडर रूट लगा हो तो जैसे एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा मान लो तो एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा तो गुणा में क्या आ जाएगा स्क्वायर। सेम इसी प्रकार है, इसकी पावर को लिख दिया 1/2, इसको स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर जो कहता हूँ लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार से हम इसमें भी लिख सकते हैं एल अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या लिख सकते हैं 1/2। देखो इस 2 से 2 कट गया, इसके ऊपर पावर कितनी बची, ई बरा, नीचे तो आ ही नहीं रहा होगा वीडियो, बताया नहीं तुम लोगों ने, ये सब देख रही थी। अच्छा सर से लर्न करो तुम लोग अपने से अच्छो तो। तो अब हमने निकाल लिया, हमने कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया। कॉस थीटा बराबर कितना आया, आधार, आधार बटे कर्ण बराबर एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा, दोनों कॉस थीटा को पहले तो इसको जोड़ देंगे पूरे समीकरण को, तो कितना आ जाएगा समीकरण जोड़ के, ई बराबर जैसे कि हमारा लिखा है एक एम एन ओ जे एक एम एन एन दोनों जुड़ के आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर ये कितना आ जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, जो हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम रख देंगे कॉस थीटा का मान, जो हमने कॉस थीटा का मान निकाला था, हमने कॉस थीटा का मान कितना निकाला है 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो कहते हो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर जो कहते हो इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना निकाल के लाए हम, कॉस थीटा बराबर लाए हम लम बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिया। अब तुम्हें पता है जैसे हम बता रहे इस साइड में कि एक्स के ऊपर अंडर रूट लिखा तो एक्स की पावर क्या लग सकती है, 1/2, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसमें क्या लग जाएगा स्क्वायर, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा एक्स पावर 1। इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो जो कहते हो क्यू अपॉन, इसमें क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगा तो इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, और इसका होल स्क्वायर चढ़ा तो इस पर क्या लिख सकते हैं 2 की घात इंटू एल बटे, इसको भी क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा अब, यहाँ से बचेगा ई बराबर 2 जो कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो जो कहता हूँ ये क्या हो जाएगा 1/, जो क्यू भी जो कहता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे बचेगी अब 1, और इसी प्रकार से यहाँ पे कितना है एल एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। अब हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये भी हमारा गुणा में पूरा, तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, तो यहाँ पे साइड में गुणा में घातें जोड़ देंगे तो 1 + 1/2 लास्ट ले लेंगे, कितना जाएगा 2 + 1/2, इन्हें कितना जाएगा 3/2, इसकी पूरी के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 3/2। अगले स्टेप में तो ये ई बराबर अभी तो जो कहता हूँ चला आ रहा, ई बराबर जो कहता हूँ ई का बराबर ये भी सेम टू सेम रहेगा 2 × 1/4 पाई नॉट इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट, जो क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2, तो हमने लिख दिया 3/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दो, जैसे हमने छोड़ दिया तो कितना आ जाएगा ई बराबर 2 जो कहते हो
और ये एल भी था यहाँ पे, तो ये एल भी रहेगा, जो कहते हैं क्यू एल ऊपर वाला 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जो कहते हैं क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर को छोड़ दिया तुमने तो क्या बचा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को तुमने छोड़ दिया, यानी एल बराबर छोड़ने का मतलब है 0 एल स्क्वायर अगर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम जानते हो एक फॉर्मूला जो हमने दूध रूप पढ़ाया था, दूध रूप में क्या कहता था कि पी बराबर कितना होता है 2Q L, पी बराबर क्या लिखते थे अपन 2Q L, यानी 2QL की जगह पी रख सकते थे, यहाँ पे कितना हो गया 2, ये पे 2 और Q और L पूरा बन रहा है। अब इसको एक साइड पीछे लिख लेते एक बार में, तो ई बराबर क्या लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये कितना आएगा 2QL अपॉन आर स्क्वायर को होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा। और एक चीज़ तो छूट गई यहाँ पे कहीं ना कहीं, 2QL नहीं, ठीक है सही है, 2QL जो कहता हूँ यहाँ पे क्या जाएगा आर की पावर, आर स्क्वायर की पावर 3/2 थी, ठीक ठीक, इसकी पावर कितनी लगी यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे पावर कितनी लगा देंगे अपन 3/2, जो कितना आएगा जब पावर का गुणा होगा तो 2 गुणा 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, और 2QL की जगह क्या रख देंगे पी। अगले वाले स्टेप में क्या आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू की, 2QL की जगह पर रख दिया पी, तो हमने रख दिया 2QL बराबर पी, और जी आर की घात कितनी बचे क्यू। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में क्या है वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक है, डेरिवेशन है। या यदि हम यहाँ पे क्या रख दें, यदि के बराबर क्या रख दें 1, यदि के बराबर 1, अगर तुम के बराबर 1 रख दो तो इसकी का फॉर्मूला क्या निकल आएगा, के की जगह हो जाएगा 1, तो लिख जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रा हो जाएगा। देखो सबसे पहले इस डेरिवेशन को हम एक बार और रफली आपको रिवीजन करा देते हैं, ताकि कोई पॉइंट आपको यदि नहीं समझ में आओ तो दोबारा में समझ में अच्छे से आ जाए। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आप थ्योरी लिखते जाएंगे। हम बोलते जाएंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, एक हम ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी मान लेते हैं, जो अंदर वाला है उसको क्या मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, तो हमने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि दो आवेशों -Q और +Q से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव की अति अल्प लंबाई कितनी है 2L है। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2/E1 है, ठीक है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2/E1 दो घटकों में विभाजित हो जाती है। दो घटकों में विभाजित होने का मतलब क्या है, ऐसे दो घटकों में विभाजित हो, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, इस साइड वाले को इसको बोलते हैं लंबवत घटक, ये जो होते हैं लंबवत घटक और ये हो जाते हैं हमारे क्षैतिज घटक। ठीक, दो घटकों में विभाजित होती है लंबवत व क्षैतिज। लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाती है शून्य हो जाते हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 क्या है क्षैतिज घटक है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो वो एक ही दिशा में, तो E1 को cos थीटा जोड़ देते हैं, E2 cos थीटा जोड़ देते हैं। फिर हम क्या लगा देते हैं, जो बिंदु आविष्करण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E1 बराबर 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो R का मान यहाँ पे निकालते हैं, इसको R का मान कितना जाता है अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा के त्रिभुज में, एक त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हो तो आपका क्या निकल आता है आर का। जैसे इसमें से एक त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो तुम्हारा क्या निकल आता आर का मान। जैसे ये वाला एक त्रिभुज है, इसमें लगा दिए तुमने पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से निकल आएगा तुम्हारा आर का मान। लीजिए ये वाला त्रिभुज दिखने लगा है आपके लिए, तो इस वाले में लगा के आर का मान निकाल लेते हैं। आर का मान आ जाता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे भी जब जितना आर का मान इसमें होता है तो जितना आर का मान ही इतना इसमें हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो दोनों की उतनी उतनी है। ठीक, अब E1 का मान निकाल लेते हैं और E2 का मान निकाल लेते हैं। E1/E2 का मान इस वाले फॉर्मूला में यहीं पुट कर देते हैं, E1/E2 का मान यहाँ पे E1 का मान रख देते हैं, यहाँ पे E2 का मान रख देते हैं। ठीक, E1/2 का मान रख देते कितना होता है E1 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा जो कहते हैं 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos थीटा जो का क्यों। फिर क्या करते हैं cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो उनका होता था कितना B/H, और हिंदी मीडियम वाले को क्या पता है cos थीटा बराबर होता है आधार/कर्ण। आधार का मान यानी B का मान तुम्हारे लिए कितना 20 का मान L, तो तुम उठा के रख देते हो L,
और तुम्हारा कर्ण का मान कितना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कर्ण का मान रख दिया तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो तुमने यहाँ पे रख दिया कॉस थीटा दोनों को पहले तो जुड़ जाएंगे, जो पूरा एक पूरा ये है और एक पूरा ए है, तो एक पूरा पूरा क्योंकि सेम से में एक को एक मिलके कितने हो जाएंगे, दो, तो तुम्हारे पूरा जुड़ के कितना आ गया, दो, और यहाँ पे रख दिया तुमने कॉस थीटा का मान। अब कॉस थीटा का मान कितना रखा है तुमने, अंडर रूट में एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि तुम जानते हो कहीं भी अंडर रूट लिखा हो तो इस अंडर रूट को लिख सकते हैं हम एक बटे दो, तो हमने इस अंडर रूट को हटा दिया, इसकी पावर लिख दी एक बटे दो, इसको होल स्क्वायर लगा तो इसको होल स्क्वायर जाओ बताओ, यहाँ पे भी अंडर रूट को हटा के एक बटे दो लिख दिया, दो से दो कट गया, इसकी ऊपर पावर बची हमारी एक और इसकी ऊपर बची एक बटे दो। अब हम जानते हैं गुणा में घात है हमारी जुड़ जाती हैं, एक और एक बटे दो को जोड़ दे तो पूरा मिलकर कितना आ जाता हमारा, तीन बटे दो। अब हम तीन बटे दो रख दिया, अब हमने आर स्क्वायर की तुलना में क्या करते थे, एल स्क्वायर को जीरो मान रख देते, एल स्क्वायर को छोड़ देते, बिल्कुल एल स्क्वायर को छोड़ दें तो एल जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, ये तीन बटे दो, तो ये हमारा आ गया आर स्क्वायर की पावर तीन बटे दो। और हम जानते हैं टू और क्यू और एल, टू क्यू एल बराबर हमारा होता है पी, टू क्यू एल बराबर, तो हम टू क्यू एल की जगह पे क्या पुट कर देते हैं पी, क्योंकि वैद्य द्विध्रुव आगुण से पढ़ा है हमने, टू क्यू एल की जगह पे हम रख देंगे अगले स्टेप में, जी हमने रख दिया पी, और यहाँ पे दो से दो कट जाएगी, यहाँ पे गुणा में कर दोगे तो कितनी बचेगी, आर की घात तीन। यही हमारी निरक्षित स्थिति में वैद्योचित की तीव्रता होती है। अब यहाँ पे यदि परावैद्युतांक के का मान एक रख दें तो हम रख देते के बराबर एक, तो हमारा ये पूरा डेरिवेशन सिद्ध हो किया जाता है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, यही हमारे वैद्योचित की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, सिद्ध होकर आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर किया कीजिए। जय हिंद जय भारत। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, द्विध्रुव पर लगने वाले किसका, बल आघूर्ण का व्यंजक का डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने कूलाम का नियम, फिर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हमारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पाठ का जो है वो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। अब इसको करने वाले हैं, देखिए ये तो बिल्कुल सरल और बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ी सा समझना बस आपको। जिसने इसने क्या कहा, जैसे जैसे काम वैसा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। इसने क्या कहा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र ले लो, हमने लिए एक समान बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसके नाम में ही पता चल रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, हमने ले ला एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव। तो सबसे पहले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या रखना है हमको, द्विध्रुव, तो हमने रख दिया इसमें ये लिया और ये द्विध्रुव रख दिया, एक द्विध्रुव रख दिया, लो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव रख दिया। अब वो क्या कह रहा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल, यानी इस द्विध्रुव पे कोई ना कोई बल लग रहा है, एक बल जो इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है। तो एक बल जो लग रहा है वो F बराबर QE इस दिशा में लग रहा है, उसकी वैद्युत क्षेत्र जो क्या है वैद्युत क्षेत्र, तो एक जो पहला बल जो इस वैद्युत द्विध्रुव पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा, दूसरा बल जो है F बराबर QE वो वैद्युत क्षेत्र की कैसी लग रहा, विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में लग रहा। ठीक, हमने माना है एक वैद्युत द्विध्रुव एक ये भी है जो कि -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं हम A और B। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डॉट 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 करके मिलाते हैं। अब हम यहाँ से जो बल लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, इसको जरा सा सोचो। तो हम जो बना रहे हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण, हम इस द्विध्रुव को जैसे हमारा ये मार कर हम इस पे बल लगा रहे हैं यहाँ से, तो इसको घुमाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या फिर ऐसा घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा। ठीक, तो ये अभी ऐसा है, इसको बल लगा के हम या तो ऐसा घुमाना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल करना चाहते हैं, या फिर ऐसा करना चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी लंबवत दूरी होती है वो होती है हमारी 2L sin थीटा, तो हमने इसकी लंबवत दूरी ले ली 2L sin थीटा, और इसका जो कोण बनता है यहाँ पे वो बनता है थीटा। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई कितनी होती है, अति अल्प लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की 2L होती है। ठीक, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ बराबर जो होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच दोनों आवेशों के बीच लगने वाली लंबवत दूरी, दोनों वैद्युत द्विध्रुव की बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल गुणा लंबवत दूरी, तो हमारा बल कितना है टाउ बराबर
टाउ बराबर ई होता है बल आघूर्ण, टाउ बराबर बल कितना लगता है इस पे एफ फोर्स लग रहा है, एक तो दिशा में एक विपरीत में। लंबा दूरी हमारी कितनी है 12 साइन थीटा, तो हमने लंबा दूरी रख दी 12 साइन थीटा। ठीक, अब हम बल को एफ बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, और जी क्या है हमारा 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा जब कहते हैं हमारा टाउ भी अभी जब कहता है। टाउ बराबर बताओ हमको एक फॉर्मूला पता है 2QL, 2QL क्या पता है हमें 2QL बराबर होता है हमारा P, तो हम इसको एक साइड लिख के 2QL की जगह P नहीं रख सकते, हम क्या रख दें कि जिस पूरा एक साथ लिख लें 2QL इंटू ई, क्या रख दें फिर साइन थीटा। अब इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम P, तो जी की जगह टाई बराबर 2QL की जगह क्या रख देंगे P इंटू ई, और जी हमारा क्या जाएगा साइन थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा। यही क्या आ जाएगा हमारा एक समान बार विद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव को घुमाने पर दो ध्रुव पे लगने वाले बल एवं उनका आघूर्ण का व्यंजक। ठीक, इसके लिए हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लेते माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव के बीच की अति अल्प लंबाई 2L है। जब इस द्विध्रुव पे एक बल F बराबर क्यू ई वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में ही लगता है, ई को क्या बोलते हैं अपन वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है तथा इस द्विध्रुव पर दूसरा बल F बराबर कोई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। जब एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, दूसरी बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इस पर हमारा एक प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करने लगता है। कौन सा प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो जो बलयुग्म का आघूर्ण को जनरेट कर देता है, उत्पन्न कर देता है, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाता है बल गुणा लंबवत दूरी। बस बल गुणा लंबवत दूरी का सूत्र लगा लेते हैं, हमारा डेरिवेशन इज कंप्लीट हो जाता है। अब हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को तो कवर कर लिया, अब हम इसकी छोटी छोटी थ्योरीज को कवर करना है, जैसे कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि हमारा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो क्या है। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से व्यक्त करते हैं। एक आवेश मान लो Q, दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी कितनी होती है 2L, इस दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि हम ऐसे बनाते थे, माना एक आवेश है ऐसे लेते थे माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश, तो एक आवेश कोई भी ले लो या तो प्लस या माइनस, हमने परमाणु ले लिया, और दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हो जाती थी 2L, तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर कितना होता है 2QL। अब इसी प्रकार से एक टर्म और आता है इसमें, अच्छा इस पार्ट में वो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि हर पॉइंट पे निकाली अपन ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आइए इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से व्यक्त करते हैं, ई से। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर क्यू नॉट अपॉन एफ, एफ अपॉन क्यू नॉट जीरो। यानी देखो इंटेंसिटी देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में रखिए एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। तो जो मान लो कि कौन वैद्युत क्षेत्र है, जैसे हमने मान लो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इसमें हमारा कोई एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, चलो वैद्युत क्षेत्र मान लो याद करने के लिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कौन लगने वाला बल उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। एकांक धन परीक्षण के ऊपर खड़ो तो वैसे भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है वो बल, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है।
इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करती है। ई बराबर क्या होता है, ई इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको इसी को बोलते हैं अपन वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। अब हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बिल्कुल चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट समझ में पार्ट हमने पढ़ा एक्सप्लेन कर दिए। सभी को ये चारों के चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना, लर्न कर लेना, और घर पे कम से कम 2-2 3-3 बार लगाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने डेरिवेशंस को नहीं लगाया तो वो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि समझ में आ जाना बहुत अलग बात है, लेकिन फिजिक्स मैथ का वर्क करती है। जब तक आप लगाएंगे नहीं तो वो बनेंगे नहीं, 2-4 दिन बाद आपको फिर भूल जाएंगे कितने भी समझ में क्यों ना आ जाए। ठीक, तो हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 4 डेरिवेशन को पढ़ा है। पहला हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया, कूलाम का नियम जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, फिर हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, फिर हमने बल आघूर्ण का व्यंजक पढ़ लिया, बल आघूर्ण का व्यंजक पढ़ लिया, फिर हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। अगर आपको ये सभी पॉइंट के लिए एकदम समझ में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर सभी अपने दोस्तों तक बहुत दूर दूर तक शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़िएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सभी लोग अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।